नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। 21 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद से हुए लॉकडाउन के बाद 30 मार्च को गोरखनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। अनलॉक 1 में मिली छूट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ बाबा की आज पहली पूजा अर्चना की गई। उनके पूजा संपन्न होते ही गुरु गोरखनाथ बाबा के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शनों के लिए खोल दिए गए। अब श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तो वहीं दर्शन के लिए आए हुए हर एक श्रद्धालु को मास्क लगाना होगा और थर्मल स्कैनिंग से गुजरना पड़ेगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मुख्य द्वार पर हर एक श्रद्धालु की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा, उनके मास्क को चेक किया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें दर्शनों के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आज से राजधानी लखनऊ समेत पूरे देश में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सभी धार्मिक स्थलों को पालन करना होगा। 5 लोगों को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। मास्क अनिवार्य है। धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। आज से सरकार के आदेश के बाद जो गाइडलाइन जारी हुए, सभी मंदिर खुल गए। ये मनकामेश्वर है, राजधानी लखनऊ का सबसे प्रमुख प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव का मंदिर है जो खुल चुका है। देखिए किस तरह से लोग, सिविल डिफेंस के लोग लगे हैं जो थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और लोगों को 5-5 की जो संख्या बताई गई है कि 5 लोग ही एक साथ मंदिर में प्रवेश करेंगे, उनको अनुमति दी गई है। तो 5 लोग ही अंदर आएंगे, उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। अगर टेम्परेचर सामान्य होगा तभी उनको आने की अनुमति दी जाएगी, तभी वो जाके दर्शन कर सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी उसका पूरा पालन होता हुआ मनकामेश्वर मंदिर में दिख रहा है कि जहाँ की सैनिटाइजर रखा है, साथ में थर्मल स्कैनिंग मशीन है। ये यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे भी थर्मल स्कैनिंग, ये ऑटो थर्मल स्कैनिंग मशीन लगी है जो कि लोग यहाँ पे अपने जैसे है स्कैन करते हैं तो वो सेंसर वाला लगाया गया है जी। और ये सेंसर की वाली मशीन है जिससे लोग सैनिटाइज होके मंदिर के को प्रवेश करेंगे। ये मनकामेश्वर मंदिर है, खुला हुआ है। आज लगभग 70 दिन बाद मंदिर खुला है और मंदिर खुलने के बाद लोग अपना दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं। किसी को मूर्ति स्पर्श और ग्रंथों को छूने की नहीं है। तो देखिए किस तरह से ये जो है स्टील का गार्ड लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। जो भी लोग जाएं वो सीधे मंदिर में दूर से ही दर्शन करके यहाँ से चले जाएं। तो ये है पूरी व्यवस्था मनकामेश्वर मंदिर की कि किस तरह से 5 लोगों की प्रवेश किया जा रहा है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग करके टेम्परेचर नापा जा रहा है, उसके बाद इस मंदिर में प्रवेश करने दिया गया। कैमरा पर्सन PC चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल इस कहावत पर काले धन की जांच कर रही एजेंसी ईडी सटीक बैठ रही है। बिजली महकमे में अरबों के पीएफ घोटाले की जांच में अब ईडी ने कुछ तेजी दिखाई है। न्यूज इंडिया लगातार कोरोना काल में ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों को दफन किए जाने का खुलासा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 40,000 बिजली कर्मियों का पीएफ डकारने वालों पर शिकंजा कस गया है। सीबीआई तो बड़े अफसरों से पूछताछ कर ही रही थी, अब ईडी की कार्रवाई भी तेज हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 बड़े अफसरों के रिश्तेदारों से कड़ी पूछताछ की है, क्योंकि इन बड़े अफसरों ने घोटाले की काली कमाई से करोड़ों की संपत्तियां हाल ही में खरीदी थीं, जिसमें पूर्व एमडी एपी मिश्रा और निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही ईडी अफसरों को जानकारी है कि कम से कम 8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने घोटाले की राशि से बड़े पैमाने पर संपत्तियों की खरीद फरोख्त भी की है। सिर्फ यही नहीं, ईडी अफसरों के पास पीएफ घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा आ चुका है, क्योंकि फर्जी फर्मों के जरिए करोड़ों की कमीशन खोरी हुई थी और इसी कमीशन खोरी के पैसे से अफसरों ने और इंजीनियरों ने भी कई संपत्तियां अलग अलग जगहों पर खरीदी हैं। अब जल्द ही इन 8 लोगों पर ईडी दबिश देने जा रही है, लेकिन ईडी के अफसर फिलहाल कुछ भी कहने से हिचक रहे हैं। न्यूज़ इंडिया लगातार दिखा रहा है कि किस प्रकार ईडी के अफसर कोरोना काल में मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों को फाइलों में ही रखे थे, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद अब ईडी के अफसर नींद से जागे हैं और बिजली घोटाले पर सबसे पहला निशाना साधते हुए बड़े लोगों पर शिकंजा कसने की कवायद भी तेज की है। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।
कोरोना काल के बीच जिन आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों में आम जनता के लिए राहत सामग्री भेजे जाने के निर्देश थे, उन्हीं ट्रकों को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सबसे मुफीद माना गया। तस्करों के इस रैकेट ने हजारों किलो अफीम इन्हीं ट्रकों के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में भिजवा दी। यूपी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अफीम तस्करी के काले धंधे का पर्दाफाश किया है। लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट के नजरिए से सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़े ट्रकों को ही आवागमन की अनुमति सरकार ने जारी की थी। यही अनुमति अफीम तस्करों के लिए मानो संजीवनी बन गई। पूरे लॉकडाउन उत्तर भारत के तमाम राज्यों में दौड़ रहे आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों से सैकड़ों किलो अफीम की तस्करी धड़ल्ले से होने लगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भनक लगी कि सड़क मार्ग से दवाओं की तस्करी की जा रही है। बाकायदा पीपीई किट पहनकर एनसीबी के अफसरों ने अफीम रैकेट का खुलासा कर दिया। अफीम तस्करों का गिरोह झारखंड और पूर्वी राज्यों से अपना नेटवर्क तेजी से संचालित कर रहा था। लॉकडाउन के दौरान एक ई पास के लिए आम जनता तरस रही थी। गरीब प्रवासी श्रमिक सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर थे। वहीं दूसरी तरफ आवश्यक वस्तुओं से जुड़े ट्रकों पर लगे ई पास के जरिए अफीम तस्कर उत्तर भारत के तमाम राज्यों तक नशे की खेप आसानी से पहुंचा रहे थे। राज्य दर राज्य, शहर दर शहर लॉकडाउन में भारी सुरक्षा व्यवस्था और एजेंसियां मौजूद थीं, लेकिन किसी ने भी एक भी ट्रक की जांच करना मुनासिब नहीं समझा। ये सवाल सरकारी तंत्र की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इन्हीं ट्रकों और वाहनों के जरिए प्रवासी मजदूरों का पलायन भी एक राज्य से दूसरे राज्य हुआ है और कोरोना संक्रमण का प्रसार भी इन्हीं वाहनों के जरिए संभव हो सका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश व राजस्थान में करीब 355 किलो अफीम बरामद की। यूपी की एनबीसी इकाई के जोनल डायरेक्टर प्रशांत श्रीवास्तव की अगुवाई में सुपरिटेंडेंट सुजीत कुमार सिंह और सर्विलांस असिस्टेंट मनीष कुमार की टीम ने अफीम तस्करों पर सुनियोजित रणनीति के तहत शिकंजा कसा। लखनऊ में 3 केसों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 215 किलो अफीम पकड़ी। लखनऊ की एनसीबी यूनिट ने अफीम तस्करों से सख्त पूछताछ की, तो राजस्थान में भी न सिर्फ 3 गिरोह दबोचे गए, बल्कि सैकड़ों किलो अफीम भी बरामद हो गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ के जोनल डायरेक्टर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक नेटवर्क से जुड़े तस्कर प्रदेश व अन्य राज्यों में अफीम बेचने के लिए आवश्यक वस्तुओं के ट्रकों व वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। करीब 1 माह से तस्कर सड़क मार्ग के जरिए अवैध धंधे की जड़ें जमाने में लगे थे। 2 ट्रकों से झारखंड से हरियाणा ले जाई जा रही 51 किलो अफीम पिछले महीने भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूपी में बरामद की थी। झारखंड निवासी मनोज के पकड़े जाने पर अहम जानकारियां सामने आई। फिर एनसीबी ने लखनऊ में 29 मई को ट्रकों में छुपाकर ले जाई जा रही 124 किलो अफीम पकड़ी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ के अफसरों की मेहनत ने अफीम तस्करों के मंसूबों पर पानी भले फेर दिया, लेकिन ज़रूरी सामानों से जुड़े वाहनों के जरिए क्या इसी प्रकार के गंभीर अपराधों को अंजाम दिया गया या दिया जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो जांच एजेंसियों के पास भी नहीं होगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके के पारसोली गांव में एक मंदिर के पास मिली नवजात बच्ची के मामले में नया मोड़ आ गया है। नवजात बच्ची की मां का पता लगने के बाद ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। नवजात बच्ची को अब न्यायालय के आदेश के बाद ही बच्ची की मां को सौंपा जाएगा। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जब ये जानकारी हुई तो पता चला कि वहीं एक महिला की डिलीवरी हुई थी। फिलहाल नवजात बच्ची की मां से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि गलती हो गई और ज्यादा कुछ नहीं बोल सकी। ऐसा है कि सुबह एक नवजात बालिका है, उसको लेकर आए थे पुलिस वाले, जिसकी डिलीवरी रात को यहाँ 7 बजे हुई थी और उसको यहाँ पहचान लिया गया, जिसको कि इसके माँ ने लावारिस रूप से थैली में फेंक दिया था। अभी बच्ची का परीक्षण कर लिया गया है, वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसको अग्रिम कार्रवाई हेतु या अभी फ़िलहाल उसको एसएनसीयू मथुरा रेफ़र करेंगे
वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी हो जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां सरकार पूरी तरह से प्रयासरत दिख रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी संसदीय क्षेत्र अमेठी जिले को आत्मनिर्भर अमेठी बनाने के लिए 21,000 लाभार्थियों को 150 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य बनाया गया है, जिससे श्रमिकों को इस महामारी के दौरान किसी तरह की समस्या न हो, इसका पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में अग्रणी बैंक ऑफ बड़ौदा और ई स्वरोजगार संगम अमेठी ESS का कलेक्ट्रेट स्थित NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। यही नहीं, कुछ लाभार्थियों को आज जिलाधिकारी अमेठी द्वारा चेक देकर शुरुआत भी कर दी गई है। इस स्कीम में अब तक कुल 65,000 लाभार्थियों को 35.87 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार और CDO प्रभुनाथ ने 11 लाभार्थियों को 1,12,09,000 रुपए ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा। आज माननीय सांसद महोदय द्वारा जनपद अमेठी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम मुख्यतः जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारी लीड बैंक है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया गया कि जनपद में 21,000 लाभार्थियों को लगभग 150 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से कि कार्यक्रम के माध्यम से आज 6500 लाभार्थियों को 35 करोड़ रुपए के लोन जो है वितरित किए गए। ये लोन मुख्य रूप से इंडिविजुअल कैटेगरी में, MSME में, जो हमारे पटरी रेहड़ी पे जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए, और जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं उनके लिए था। सरकार का फोकस है कि ऐसे सभी लोग जो हमारे पटरी पर रहने वाले, रेहड़ी पर रहने वाले, ठेले वाले तथा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको अधिक से अधिक संख्या में हम लोग आच्छादित करें। ये भी इसमें निर्देश है कि ऐसे लोगों को लोन की कोई जो सुविधा है वो तत्काल मिले तथा उनको किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। आज इन्हीं लोगों में से 11 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी वितरित किया गया है। पूर्व CM अखिलेश यादव द्वारा वर्चुअल रैली के विरोध में किए गए ट्वीट पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी ने कंप्यूटर का विरोध किया और अखिलेश यादव IT के जमाने में वर्चुअल रैली का विरोध कर रहे हैं। 7 करोड़ की बस लेकर चलने वाले वर्चुअल रैली को क्या समझेंगे? उन्होंने कहा कि पूर्व CM पर राहुल गांधी के साथ का असर हुआ है और राहुल और अखिलेश अपने ही घर की महिलाओं से पिछड़ चुके हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार के चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली करी थी, उस रैली पर पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया उन्होंने उस वर्चुअल रैली पर प्रश्न खड़ा किया, लेकिन उस प्रश्न खड़ा करने में भी उन्होंने भी वर्चुअल का ही सहारा लिया है, वर्चुअल के ही माध्यम से ही प्रश्न खड़ा किया है ट्विटर पे। तो इसलिए मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ साल पूर्व आप बच्चों को लैपटॉप बांट रहे थे, जो बच्चे पढ़ने वाले लिखने वाले थे उनको आप लैपटॉप बांट रहे थे, तो इसका मतलब है उसके पीछे आपकी मंशा अपनी पार्टी का प्रचार और अपनी फोटोग्राफ थी, वर्चुअल नहीं था। आप नहीं चाहते थे कि बच्चे इस टेक्नोलॉजी से पढ़ें, आप अपना प्रचार करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये साफ हो गया है कि आप इन सब चीज़ों से, उससे पहले की बात मैं बताना चाहता हूं कि जब देश में कंप्यूटर आ रहा था तब आपके पिताजी ने उस कंप्यूटर का विरोध किया था कि ये कंप्यूटर से देश बर्बाद हो जाएगा और यहाँ ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो आपने डिजिटल का भी विरोध किया, टेक्नोलॉजी का भी विरोध किया, आज आप वर्चुअल उसका भी विरोध कर रहे हैं, रैलीज का। अरे भाई, इससे तो समय भी बच रहा है, धन का दुरुपयोग भी बच रहा है, क्योंकि आप तो अपनी रैली में 7 करोड़ रुपए की बस बनवा कर खड़ी किए थे अपने मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उससे आप प्रचार करने निकले थे। वो 50 मीटर भी नहीं चली थी, पता है आपको, और उसके बाद वो वहीं खड़ी हो गई थी। लेकिन 7 करोड़ रुपया तो उत्तर प्रदेश की जनता का बर्बाद किया था ना आपने। तो हम दुरुपयोग करने वाली पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, हर चीज का सही इस्तेमाल जनहित में करती है। तो इसलिए ये वर्चुअल रैली जो है ये अपने आप में एक नया संदेश है, और ऐसे समय में जिस समय लोगों को सुरक्षा भी देनी है उस समय इस तरह की चीजें करने से हम लोगों को सुरक्षित भी रख सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनकी बात हमारे तक आ सकती है। इसलिए आपको भी माध्यम पता है, लेकिन विरोध करते वक्त आप भूल जाते हैं कि हम विरोध किस बात का कर रहे हैं। असल में आपकी खता नहीं है, क्योंकि आप राहुल गांधी जी के साथ रह लिए हैं थोड़ा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया है अब आपकी जिंदगी में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए, वरना आप लोगों के घर की महिलाएं बहुत तेज हो गई हैं माशाल्लाह से, वो बहुत आगे बढ़ गई हैं, वो आपको बहुत पिछाड़ रही हैं, तो उनसे ही कुछ सीख ले लीजिए। कोरोना के भय से लोगों का रुख अब प्राकृतिक चीजों की ओर होने लगा है। लोग मिट्टी के बने बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपी के गोंडा जिले के बाजार में इस वक्त मिट्टी का घड़ा नए मॉडल के रूप में बिक रहा है, जिसमें टोटी लगी हुई है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं।
कोरोना संकट में एक तरफ जहां लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों के कुम्हार इन दिनों मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं। गर्मी अपने चरम पर है और ऐसे में फ्रिज का पानी नुकसानदेह हो सकता है। कुम्हारों ने इस मौके को अपनी आमदनी बढ़ाने का एक जरिया बनाया है, वो है मिट्टी के घड़े बनाकर। इन घड़ों को बनाने के बाद इसमें छेद करके बाकायदा एक टोटी लगाई जाती है और उसके बाद इन्हें बेचने के लिए रख दिया जाता है। इन दिनों ऐसे घड़ों की काफी ज्यादा डिमांड है। लोगों ने बताया कि घड़े का पानी पीने से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इससे स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही एक बार फिर से लोगों को घड़े का महत्व समझ में आ रहा है। इस बार कोरोना वायरस के कारण घर पे पूरी तरीके से तैयारी थी फ्रीज लेने की, लेकिन फ्रीज ना लेकर इस बार हम लोग मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं मार्केट में इस समय खड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने देखी एक नई तरीके की मिट्टी जिसमें टोटी लगी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको ख़रीदा है। इसमें मिट्टी है, प्राकृतिक गुण है, पानी भी ठंडा रहता है, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। इन घड़ों को बनाने वाले भी इस समय काफी खुश हैं, क्योंकि कई साल बाद इनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और लोग घड़े खरीदने इनके पास आ रहे हैं। पहले मिट्टी काढ़ना, तो उसके बाद में मिट्टी बनाते हैं। उसके बाद में जब पक जाता है तो उसी में कीली से छेद करते हैं। छेद करने के बाद उसको हम लोग टोटी लगाते हैं। टोटी लगा के उसके बाद में एंसिल से उसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद में वो तैयार हो जाता है बिकने के लिए। वायरस फैला हुआ है तो आते हैं लेने लोग उसको ज़्यादा। जी बहुत से हैं, 80-90 कोई दे जाता है, कोई 100 भी दे जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं हो जाता। घड़ों की बढ़ती हुई बिक्री पर LBS डिग्री कॉलेज के वनस्पति विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रेखा शर्मा ने इसके फायदे के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचना है तो फ्रिज के पानी से दूर रहें, घड़े के पानी का उपयोग करें, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। घड़ा मिट्टी का बना होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी के रिसाव से वाष्पोत्सर्जन होता है जिससे घड़े का तापमान धीरे धीरे कम होता है, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। ऐसी स्थिति में ये पानी नुकसान नहीं करता। कोरोना से जंग वही जीतेगा जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी। आज अगर इस कोरोना महामारी में आपको बचना है और एक ओर गर्मी बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर कोरोना का कहर भी धीरे धीरे भारतवर्ष में तेजी से पैर पसारता जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप फ्रिज का पानी न पिए, घड़े का पानी पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। आपको मालूम होगा कि घड़ा मिट्टी का बना हुआ होता है, इसे पकाया जाता है मिट्टी को, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से घड़े के अंदर रखा हुआ पानी धीरे धीरे बाहर की ओर रिसता है और उसका वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसे इवोपरेशन भी कहते हैं। इवोपरेशन होने के कारण घड़े में रखे हुए पानी का तापमान धीरे धीरे कम होता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा कम होता है। ऐसी स्थिति में इस पानी को जब हम पीते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता है। घड़े का पानी हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा करता है, हमारी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है, जबकि फ्रिज में रखा हुआ पानी हमारी इम्यूनिटी को घटा देता है। कोरोना से जो जंग है इसमें वही जीतेगा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी के कौशाम्बी में कोखराज थाना क्षेत्र के गंसरी गांव में मवेशियों को गंगा में नहलाते समय गंगा में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक किशोर का शव बरामद कर लिया। दूसरे बच्चे के शव की खोजबीन जारी है। डूबने वाले बच्चों का नाम धीरज और विनोद कुमार है। पुलिस ने धीरज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोखराज के नासिरपुर गांव के 2 बच्चे भैंस को चराने गए थे और नदी में जाने पे उनके 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है और दूसरे बच्चे के
की खोजबीन की जा रही है। बदायूं के बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 1 में एक मासूम बच्ची की पानी भरी बाल्टी में डूबकर मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मामला बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 1 का है, जहां जोगेंद्र पुत्र पोशाकी लाल का पुत्र निर्मल 2.5 वर्षीय घर में खेल रहा था और उसकी माता घर में सो रही थी। बाकी अन्य भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे। इसी बीच खेलते खेलते वो पानी की बाल्टी में सिर के बल गिर गया और वहीं पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। कल हमारा लड़का खेलते खेलते बाल्टी में गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई। हम बाजार गए थे सब्जी लेने, हमारी बीवी को दौड़े पड़ते हैं मिर्गी के, वो सो रही थी दवा खाकर, बच्चे खेलने में लग गए, इतने में वो गिर गए। यूपी के जनपद संभल का सबसे प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए आज खुल गया है। यहाँ नियम और शर्तों के साथ मंदिर को खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु मंदिर में पूजा कर रहे हैं और सैनिटाइज करने के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं ने बताया कि करीब 2.5 महीने के बाद मंदिर खुले हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो माँ दुर्गा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाए और हमारे भारत देश को समृद्धि की ओर ले जाए। जी की एरिया है और मास्क का लगाने का आदेश भी एरिया है, तो कम से कम 5 लोग आ रहे हैं मंदिर के अंदर और उनसे ये कहा जाएगा कि दूरी बनाए रखिए। मन को शांति मिलेगा, अच्छा महसूस हो रहा है। 2.5 महीने बाद मंदिर आया तो अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने प्रार्थना की थी हमारा देश, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला कोरोना से मुक्ति पाए और जो है सब स्वस्थ रहें, अच्छी ज़िंदगी दी। हो रहा है 2.5 महीने के बाद आज मंदिर के द्वार खुले हैं और बहुत बिल्कुल जैसा ऊर्जा बहुत माता जी शक्ति देती हैं, इस तरीके से बहुत बढ़िया लगे। हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना की चैन का सारी मर्ज खत्म हो रही है कोरोना का, और सब बढ़िया तरीके से जीवन हो और सब अपने जो भी हो रही है कोरोना के वक्त, ये सब माता जी से निवेदन करते हैं, सब पार करेंगे, सब संकट कटेंगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना महामारी के कारण मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। आज 80 दिनों बाद मंदिर के कपाट खुले। सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। मंदिर में 5 लोगों की ही स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है और साथ ही साथ जलाभिषेक की भी अनुमति नहीं है। पाइप के जरिए लोग जल और दूध चढ़ा रहे हैं। स्थायी रूप से कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी से। 8 जून को यानी सरकार की जो आज अनलॉक पहली की शुरुआत होनी थी, उसकी शुरुआत हो गई है। देश समेत प्रदेश के सभी मंदिर धार्मिक स्थलों को खोला गया है। राजधानी लखनऊ का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर मनकामेश्वर मंदिर को भी आज खोल दिया गया और जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि 5 लोगों को अंदर प्रवेश किया जाएगा। गेट पे जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग होंगी, लोग हाथ सैनिटाइज करेंगे अपना, उसके बाद जाके वो मंदिर में प्रवेश करेंगे और पूजा अर्चन करेंगे। हम बातचीत करेंगे, आज हमारे साथ हैं मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी। उनसे जानेंगे कि इतने दिनों बाद खुला है और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है। आपने सारी व्यवस्था कर रखी है, थर्मल स्कैनिंग है, लोग सैनिटाइज होकर आ रहे हैं और जो सरकार का नियम एक बनाया गया था मानक, उसका मानक का पूरा पालन हो रहा है। जी, क्योंकि हम लोगों ने मंदिर 19 मार्च को बंद कर दिया था तो 80 दिन पूर्ण हो गए। आज 21वां दिन था और शुभ दिन भी है। जो भी निर्णय लिया गया था आज की तिथि को खोलने का, तो सौभाग्य से उस दिन आज गणेश चतुर्थी भी है, मृगशिरा नक्षत्र भी है और सोमवार भी है, तो हम लोगों के लिए शुभ था और सभी शिव भक्तों के लिए जो यहाँ से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक उत्साह था मंदिर को खुलने का। सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी हुई थी उस पर और जो भी उनके दिशा निर्देश थे उसके अनुरूप ही हम लोगों ने उनके मानकों को पूर्ण किया है। जैसे उन्होंने बोला कि विग्रह के दर्शन नहीं, स्पर्श नहीं हो सकते हैं, तो हम लोग ने उसका एक विकल्प बना के रखा था कि अंदर गर्भगृह में आपको नहीं जाना है। एक पाइपलाइन है जो अर्घी की नुमा है, आप उसमें जल जब डालेंगे तो स्वतः ही वह भोलेनाथ के पास से पहुंच जाता है। तो उससे एक जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो तो मेंटेन होती ही है। एक जो अंदर गर्भगृह जाने की परिपाटी थी वो कहीं ना कहीं विराम लगी, जो अच्छी थी, जो सकारात्मक वे में उसको लेना चाहिए। और हम चूँकि इतने कभी पवित्र और स्वच्छ होते ही नहीं हैं, सुबह जब स्नान कर लेते हैं 1-2 घंटे को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में हम इतने पवित्र नहीं रह जाते कि ईश्वर को छू सके। तो ये मुझे लगता है ये अच्छा होगा कि ये हमेशा के लिए ऐसे मानक और रूल बन जाए। दूसरा जो सबसे जो कठिन बात यही आ रही थी कि 5 लोगों को अंदर लेना है और अन्य कैसे रहेंगे, तो हम भी एक बार सोच रहे थे कि अगर 5 को अंदर ले लिया, बाहर भीड़ हो गई तो, परंतु 5 बजे आज हम लोग ने भोर में आरती करी और 6 से 9 हम लोगों को टाइमिंग दी गई थी खोलने के लिए। तो मुझे लगता है जो आना चाह रहे होंगे वो इस टाइम में आ सकते हैं, दर्शन लाभ ले सकते हैं।
और जैसे उन्होंने बोला कि थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, वो हम लोग ने मुख्य द्वार पे रख रखा है। उनका टेम्परेचर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, हाथ सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और 3 से 4 दिन ज़्यादा हम लोग ने कोशिश करी मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि जो नियम है उनको कैसे वो जाने और उसके अनुसार वो आए। जिसमें हम लोग ने ये रखा था कि एक अपना बैग, थैला या झोला टाइप का अपना तैयार कर लीजिए, इसमें अपना आँसने रख लीजिए। संक्रमण से बचने के लिए हम लोग ने बड़े घंटों को हटा दिया था, क्योंकि घंटे तो फिक्स हैं, बार बार व्यक्ति आ रहे हैं तो बार बार उसको स्पर्श करेंगे तो उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं संक्रमण का डर था, तो हम लोग ने हटा दिए हैं। तो अगर घंटे किसी को बजानी हो और कोई समस्या नहीं हो तो अपना उस पॉकेट में रख भी सकते हैं। जैसे ही हम अन्य संस्थान होते हैं, ऑफिस होते हैं, अपने घर का कोई सामान एक तैयार रखते हैं, वैसे ही आप जब मंदिर जाएँ तो पूजन सामग्री आप अपनी खुद की रखें। बाहर का जल और जलपात्र भी ना लें, क्योंकि बहुत लोग उसको छूते हैं, बहुत लोग चढ़ाएंगे फिर वापस रहेंगे, उसको इतने अच्छे से ना ही सैनिटाइज हो सकता है, ना ही बार बार उसको धुला जा सकता है। तो अपना लोटा, जलपात, जो भी आपका सेफ वाटर हो, आप ड्रिंकिंग वाटर जो अपने घर में यूज़ करते हैं वो ला के चढ़ा सकते हैं। कोई गंगा जल भी यूज़ कर सकता है, गोमती जल भी जो यूज़ कर सकता है। वो जो आपको यूज़ करना है आप साथ में रख के लाएँ। प्रसाद पे बैन था कि प्रसाद नहीं चढ़ाना है, तो वो हम इस पर ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आप से अपना प्रसाद ले आएँ, सूखा हो या जैसा भी, वो आप स्पर्श कराएँ, भोग लगाएँ और साथ में ही ले जाएँ। तो वह कुछ बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 से ढाई महीने मेहनत करी गई है, सारे लोगों ने बहुत मेहनत करी है, तो वो जाया नहीं जाए। थोड़े से धैर्य के साथ में अगर रूल्स को मानेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो जैसा कि आपने कहा, सारी बातें आपने बता दी, अंतिम जो ये विकल्प आपने किया है ये वाकई में बहुत ही सुरक्षित है। और ये माना जाता है कि भगवान को स्पर्श वैसे भी शास्त्रों में कि नहीं करना चाहिए। हालांकि ये कोरोना महामारी ने ये चीज़ें भी सबक सिखा दी। प्रवेश द्वार बंद रहे, आज 70 दिन बाद ये धार्मिक स्थल खुले, जैसे कि आपने सारी प्रक्रिया बताई। अब लोगों को सावधानी, लोगों को भी थोड़ा जागरूक रहना होगा। और क्या ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि दूर से ही पाइपलाइन से हो, तो क्या ये प्रक्रिया स्थायी होगी? हाँ, हमने तो अभी एक डेमो टाइप था कि व्यक्ति मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, तो हमने फीडबैक भी लिया जो लोग यहाँ पे दर्शन करके जा रहे थे। हमने पहले तो लगता है ना, जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो मन में भी दुविधा रहता है, पता नहीं सक्सेस हो नहीं हो, लोग उसको फॉलोअप कर पाए नहीं। मगर जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा था। वो कह रहे थे अगर हमें जल चढ़ाने को नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि मंदिर गए, हमें आत्मसंतुष्टि नहीं होती। तो ये एक बड़ी बात है, जो एक थोड़ा प्रयास था, अगर उनकी आत्मसंतुष्टि हो रही है तो इससे बेहतर कोई हमारे लिए कार्य नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वो कहना आसान होता है कि घट घट में भगवान है, घर में क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए, घर में भी तो भगवान होते हैं। और अभी तक आदमी ने 2 से ढाई महीने, 80 दिन तक तो हमने मंदिर बंद रखा, तो 80 दिन वो घर में ही कर रहा था, निसंदेह कर ही रहा था। मगर जब वो मंदिर आता है तो वो आत्मसंतुष्टि के लिए आता है, वो उनसे कुछ कहने या उनसे कुछ मनवाने के लिए आता है। तो जो वो उसकी आत्मसंतुष्टि है, अगर वो उसको प्राप्त हो रही है तो हमारा कार्य सार्थक होता है। अगर ये विकल्प हम ना करते और सिर्फ हम पट को भी बंद कर देते, गर्भगृह को बंद कर, क्योंकि ये मुझे इतिहास में जहाँ तक मुझे याद है, या पूर्व की जो पीढ़ियों का अगर हम देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ना ही मंदिर बंद करने का, और फिर मंदिर खुल भी जाए तो भी गर्भगृह में कोई नहीं जाए, तो ऐसा इतिहास नहीं रहा होगा। देखिए, दक्षिण में होता है और दक्षिण में सब अभ्यस्त हैं। हम लोग के लिए चूँकि ये नया था, सो हमें डर था कि एक्सेप्टेंस कितनी मिल पाएगी, परंतु खुश थे लोग, जल चढ़ा के भी खुश थे, उनको अच्छा लग रहा था, बहुत बड़ा शांतिपूर्ण है। तो कभी कभी कुछ बुरा होता है बहुत कुछ अच्छा होने के लिए। तो ये हम लोगों को इस कोरोना काल में अच्छाई मिली, और हम चाहेंगे कि इन मानकों के साथ में ये व्यवस्था परमानेंट रहे। क्योंकि जो एक स्वच्छता का विषय आता है, तो जब हम खुद स्वच्छता की इतनी मुहिम में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं पूरे समाज को स्वस्थ रखने की, तो वो तो ईश्वर है। हम इतने पवित्र और स्वच्छ हो ही नहीं सकते कि हम बार बार उनको टच कर सकें। तो हमें ये मानना चाहिए और इसी को परमानेंट अपनाना चाहिए। ये थी हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्या गिरी जी। उनका कहना है कि कोरोना काल में जो कभी कभी बुरी चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छाइयाँ भी सिखा जाती हैं। और ये लखनऊ, राजधानी लखनऊ का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है। और जो व्यवस्था की गई है, लोगों को 5 लोग आएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सभी सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है जो सरकार द्वारा जारी है। साथ ही लोग भी संतुष्ट हैं। और ये जैसा कि महंत जी ने कहा कि वो चाहती हैं कि स्वच्छता बनी रहे, और ये बहुत अच्छा पैमाना होगा कि जिस तरह से
पाइप के जरिए जल और दूध का भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, ये परंपरा स्थायी रहे और लोग भी संतुष्ट हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब महाशिवरात्रि या जब ऐसे पर्व आते हैं, जब अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, उस समय भी ये चीज़ परंपरा जो है वो अच्छी रहेगी। भीड़, लोग एक दूसरे पे जो गिर जाते हैं, आप काफ़ी दिक्कत होती है, सुकून से संतुष्टि से लोग जलाभिषेक कर सकेंगे और एक तरह से भगवान भी स्वच्छ और भगवान भी एक तरह से कहें कि सुकून में रहेंगे। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। जनपद हापुड़ में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जनपद के प्राचीन शिव मंदिर को आज नियमों के अनुसार खोल दिया गया है। प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर आने पर प्रवेश दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। मंदिर के पुजारी पंडित का कहना है कि श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही आने की इजाजत है और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आज जैसे मंदिर खुला है, नियम से पालन कराया जा रहा, जल चढ़वाया जा रहा, जैसे कायदे कानून के अनुसार ऐसा व्यवस्था करी जा रही है। हम मंदिर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से डिस्टेंसिंग हो रही है और मास्क लगा के आए हैं हम सब यहाँ पे। प्राचीन सबली मंदिर खोल दिया गया है सरकार का, इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और मास्क मुंह पर लगाए हुए हैं, श्रद्धालु आने चालू हो गए हैं। सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा नाम मुनेश कुमार शुक्ला है जी। मैं यहाँ पे सबली मंदिर में हापुड़ में हूँ जी, और इस समय हमारे वहाँ जो भगत लोग आ रहे हैं वो सब कृपया इसका पालन कर रहे हैं, नियमों का विशेष रूप से जो सरकार ने धर्म स्थल खोलने का वो करा है, इससे विशेष सरकार का आभार है और अच्छा लग रहा है कि भाई इतने दिन बाद दर्शन हो रहे हैं भगवान के। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में श्री कृष्ण स्थान के कपाट भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए गए हैं। भक्तों को थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर के प्रयोग के बाद ही श्री कृष्ण जन्मस्थान पर प्रवेश दिया जा रहा है। वैसे तो मंदिरों की नगरी के रूप में विख्यात मथुरा नगरी में ब्रज के अन्य मंदिरों को अभी तक खोला नहीं गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान को भक्तों के दर्शनों के लिए खोला गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट द्वारा धर्मस्थलों को खोले जाने की घोषणा के बाद से ही जन्मस्थान द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही थी। जहां एक और भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोले गए हैं, वहीं श्रद्धा तो दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना के डर के कारण अभी भक्तों का आना शुरू नहीं हो सका है। जो श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे, उनका कहना है कि काफी दिनों बाद भगवान के दर्शन कर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, लॉकडाउन के बाद ही आए हैं। लॉकडाउन के पहले, उसके 2-3 दिन पहले आए थे दर्शन करने के लिए, उसके बाद ही आना हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हैं, बहुत ही उत्साहित हैं प्रभु के दर्शन के लिए। आज मथुरा में सिर्फ जन्मभूमि ही खुल रही है, जैसा मैंने अभी समाचार पत्र में पढ़ के आया हूं। मैं बांके बिहारी भी नहीं खुल रहे हैं, उनको खुलना था। मेरा तो वहीं जाने का मन था, लेकिन अभी तक शायद 30 जून तक वहां स्थगन किया गया है सरकार द्वारा। तो हम सरकार की सारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और जन्मभूमि के दर्शन के लिए आए हुए हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि इस कोरोना रूपी राक्षस को हरे और हम सभी लोगों का जनजीवन सामान्य करें, ताकि हम फिर से उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। और ये जो राक्षस आया है, ये कहीं ना कहीं इंसान की भूलवशी आया है, इंसान की गलतियों की से ही आया है। हमने कहीं ना कहीं जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पति और ये सब पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाई है। हमारी ही गलती का है, हमारे ही कर्मों का फल है। भक्तों में काफ़ी समय से एक आकांक्षा थी कि भगवान के दर्शन उनको पुनः प्राप्त हों। काफ़ी समय से मंदिर बंद था, तो सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा पूर्णतः पालन किया जाएगा। जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पधारेंगे, सर्वप्रथम उनका थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके उपरांत उनके हैंड सैनिटाइजेशन कराया जाएगा और उनको प्रॉपर चेकिंग के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर में बैरिकेडिंग इस प्रकार लगाई गई है कि कोई भी श्रद्धालु एक दूसरे के नज़दीक ना आए, साथ ही पूजाचार और श्री विग्रह से भी पर्याप्त दूरी बनी रहे। तो पूरा संस्थान का प्रयास होगा कि श्रद्धालुओं को कम से कम असुविधा तो हो ही, साथ ही सुरक्षा का भी उनका पूरा हम ध्यान रख पाएँ। वैश्विक महामारी के बीच देश भर में अनलॉक 1 लागू है, जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज के विभिन्न धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों के साथ संगम सभागार में बैठक की। बैठक में सभी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों को सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन कराने के लिए कहा गया है।
संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी महंत आनंद गिरी ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि हम सब इस वैश्विक महामारी से लड़ाई में प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन कराने में हमें दिक्कत आई तो हम दोबारा मंदिरों को बंद रखने के लिए विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, ऐसे में सभी की सुरक्षा और बचाव बेहद जरूरी है। मंदिर खोलने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी हो गई है। मंदिरों की ओर से क्या तैयारियां थी, इसी की जानकारी प्रशासन ने ली है, जिसमें मंदिर के प्रवेश में जैसे 5 लोग से अधिक प्रवेश ना हो, मंदिर में किसी प्रकार का सामूहिक भजन ना हो, पाठ ना हो, लोग इकट्ठा ना हो और एक उचित दूरी के साथ जो 6 फुट की दूरी का निर्धारण हो, उस दूरी के निर्धारण के साथ ही लोग मंदिर में प्रवेश करें। 5 लोग से अधिक प्रवेश ना करें और मंदिर में अधिक देर तक लोग ना रुकें, मंदिर में लोग यहाँ वहाँ ना घूमें। ये तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई है और मंदिर में आने वाले व्यक्ति को कोई प्रसाद नहीं लाना है, किसी प्रकार का फूल इत्यादि नहीं लाना है, केवल दर्शन करना और जाना है, घंटी नहीं बजानी है, कोई और पाठ नहीं करना है, केवल और केवल दर्शन करना और जाना। यही जानकारी आज आदान प्रदान की गई, जिससे कल से मंदिर खुलने में आसानी हो सके। हमने प्रशासन से कहा कि हम प्रशासन के साथ थे और आगे भी रहेंगे। अगर हमारे मंदिर खुलने पर भीड़ का नियंत्रण नहीं हो पाता है, बढ़ती है या फिर और अन्य प्रकार की कोई समस्याएं आती है जिससे कोविड-19 के फैलने के खतरे बढ़ते हैं, तो हमने कहा कि हम सहमति के साथ में हैं कि अगर दोबारा मंदिर बंद करना पड़ा तो हम बंद करने को तैयार है, लेकिन देश पहले बचना आवश्यक है। जान है तो जहान है। हमें हर हाल में इस महामारी से लड़ना है और उसके लिए जो भी उचित कदम होंगे प्रशासनिक तौर पे हम उसके साथ खड़े होंगे और उनके साथ रह करके इस कोविड से लड़ेंगे और इसको हम हराएंगे। लखीमपुर खीरी के पसगवा कोतवाली क्षेत्र के उचौलिया कस्बे में एक प्रेमिका ने जमकर हंगामा काटा। प्रेमिका अपने प्रेमी के घर पहुंची और दरवाजे पर बैठकर शादी करने की जिद पर अड़ गई। पीड़िता का आरोप है कि उसका और उसके प्रेमी पवन का 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है और उसका काफी शोषण भी हुआ है। लेकिन बात जब बिगड़ गई, बीते कुछ दिनों पहले उसके प्रेमी पवन का तिलक दूसरी लड़की के साथ हो गया, जिस पर प्रेमिका आहत होकर उसके घर जा पहुंची और प्रेमी के दरवाजे पर शादी की जिद पर अड़ गई। हाई वोल्टेज ड्रामे से घबराए प्रेमी और उसके परिजन मकान में ताला डालकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पीड़ित प्रेमिका को अभी तक कानूनी रूप से कोई सहायता नहीं मिली है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।